हो गई स्टार्ट? हो गया। अच्छा बेटे, हमने इलास्टिसिटी स्टार्ट किया हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर का हमारा चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 पार्ट्स आने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉलिड की, इसके बाद लिक्विड्स पढ़ेंगे। लिक्विड में 2 पार्ट्स आएंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा होगा हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और लास्ट में आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आएगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और हाइड्रोडायनेमिक्स होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी छोटा पार्ट है, 3 to 4 मार्क्स तक पेपर आता है। कल हमने लास्ट टाइम सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी रिजिड बॉडी हो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू नॉट टू चेंज इट स्टेट व्हेन सम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, ठीक है। और अगर चेंज हो गई शेप, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी, बॉडी विल रीगेन इट्स पोजीशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, रॉड है फैन दी, मोटर फैन दी रॉड ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ खिंच रही है, डाउनवर्ड के अपवर्ड? डाउनवर्ड। इज ट्राइंग टू स्ट्रेच इट और कॉम्प्रेस इट? स्ट्रेच। जब स्ट्रेच करेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स रॉड के ऊपर कहाँ लग रही है, नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी? अच्छा, डीफॉर्मिंग फोर्स पार्टिकल में डिस्टेंस को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है कि कम कर रही है? इस केस में, फैन की रॉड के केस में, फैन के केस में रॉड में डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। और लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एक्वायर इक्विलिब्रियम सेपरेशन। वो एक डिस्टेंस पे आके सेट हो जाते हैं, उस डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और वहाँ पे वो होते हैं स्टेबल। अगर आप उनको कंप्रेस करोगे या क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज, दे विल बिकम अनस्टेबल। और सिस्टम क्या चाहेगा, पार्टिकल दोबारा से क्या करें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करें। टू रीगेन देयर पोजीशन जनरेट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और कोई बताएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? अब हमने स्ट्रेस पढ़ा, क्या लगता है आपको कि बड़े साल हो गए रॉड को लगे हुए, रॉड की लेंथ में चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं आया होगा, बिल्कुल थोड़ा सा आया होगा, मिलीमीटर्स में आया तो जरूर होगा, इट इज़ डेफिनेट, रॉड दे चेंज आया होगा। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਾਈਟ है ना, दिन वेले 2 ਤੋਂ 3 या 4 मिलीमीटर घट जाती है, तो राती ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, हाइट साड़ी 4 ਤੋਂ 5 मिलीमीटर फिर ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। ਉਹ मॉर्निंग घटती क्यों है, साड़ी लैग्स जी बोन्स है, फीमर है, वो साढ़े ट्रंक का की आ रहा है वेट, दैट इज डिफॉर्मिंग, इट इज़ कॉम्प्रेसिंग इट। तो उसको नीचे को कॉम्प्रेस किया जाए, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। रिस्टोरिंग फोर्स तब आती है जब डिफॉर्मिंग लगती है। और डिफॉर्मिंग फोर्स का प्राइम एम क्या है, शेप को चेंज करना। कितने वेज में शेप चेंज कर सकते हो आप, लेंथ चेंज कर दोगे दबा के या खिंच के, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो, और शेप चेंज कर, 4 तरह के शेप चेंज कर सकते हो। और चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप को बोलते क्या है, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सुना हो आपने कि टीवी ज़्यादा देखने से आंखों पे क्या पड़ता है, वो स्ट्रेन आंखों पे नहीं पड़ रहा, आंखों के सिलरी मसल्स के ऊपर पड़ रहा है। जब हम दूर की चीज़ देखते हैं, सिलरी मसल रिलैक्स होते हैं, फुल लेंथ में होते हैं, पास की चीज़ पे फोकस करते हैं, दे विल कॉम्प्रेस, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो क्या होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। जितनी देर तक आप पास की चीज़ देखोगे उतना उनके ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी वीकनिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हमने कल लास्ट में डिस्कस किया हुआ सारा, कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। पवन मैं भी बोल लूँ कुछ, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आया कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फ़र्क होता है। बेटे प्रेशर पहली बार ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था, और अगर प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल आपने 9th क्लास में किए होंगे। तो किसी को पता है प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? क्या मैं अगर मैं फोर्स अपॉन एरिया बोलूँगा ठीक रहेगा कि थ्रस्ट अपॉन एरिया ज़्यादा बेटर है? थ्रस्ट कौन सी फोर्स होती है, विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो प्रेशर में हमेशा क्या आता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, मीन्स प्रेशर हमेशा सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल। बट कल हमने पढ़ा था स्ट्रेस कितने तरह का था, कल कॉपी पे लिखा था आपने, स्ट्रेस कितने तरह, 2 तरह का, नॉर्मल एंड टेंजेंट। मैंने बताया था कि पेंसिल के लेड के ऊपर थंब ऐसे रश करो, जो उसका जो टॉप मोस्ट लेड है ना, उसकी पहली लेयर आपके थंब के साथ ही आ जाएगी। नाउ यू आर स्लाइडिंग योर थंब टेंजेंशनली और नॉर्मली, टेंजेंशली, तब पेंसिल के लेड के ऊपर कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंजेंशियल। बट प्रेशर कभी टेंजेंट नहीं होता, प्रेशर ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल। अब मैं फ्लोर के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहा हूँ, प्रेशर, ये मेरे प्रेशर है, फ्लोर को मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, नीचे कंप्रेस करने के ट्राई कर रहा हूँ। मैंने फोर्स लगाई परपेंडिकुलर, मैंने क्या लगाया, प्रेशर, वो प्रेशर क्या था, डीफॉर्मिंग। फ्लोर डीफॉर्म हो रहा है, फ्लोर के अंदर क्या जनरेट हुआ है, डीफॉर्मिंग स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस कौन सा था, नॉर्मल स्ट्रेस था, ठीक है। कहते प्रेशर इन बॉडी ऑलवेज क्या होता है,
टूथपेस्ट को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो ना, कभी स्ट्रेच तो नहीं करते। स्ट्रेस कैन बी कॉम्प्रेसिव, कैन बी टेंसाइल और कैन बी शेयर। कॉम्प्रेसिव कौन सी एग्जांपल है बेटे, बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो TMT बाहर सरिये लगाने हैं ना, सरिये के उत्ते बिल्डिंग खड़ी है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ कर रही है, सरिये ਨੂੰ कॉम्प्रेस। रॉड फैन दी है, फैन दी मोटर रोड ਨੂੰ ਕੀ कर रही है, कॉम्प्रेस कर रही है। टेंसाइल, टेंसाइल आपने 10th में पढ़ा था ना, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ी थी। जो क्रेन होंगी है ना, कितना कितना लोड उठा लेंदी है, ਉਹਦੀ चेन होंगी और नाइलन ਦੀ ਹੁੰਦੀ कि स्टील ਦੇ लॉक ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, स्टील ਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं ना। कारण स्टील क्यों लाते, नाइलन ਦੀ रस्सियां ਨਾਲ क्यों नहीं इन्ने बड़े रॉक उठा लेंदे, नाइलन ने क्यों है ना टुट जाना है। लो टेंसाइल स्ट्रेस, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। अब आप बताओ फिर इलास्टिक कौन हुआ, स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुआ कि नाइलन ज़्यादा। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ये नहीं होती कि कौन अपनी शेप को जल्दी चेंज करके वापस आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है अपनी शेप को मेंटेन करने में। स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कि रबर, हमें लगता था कि रबर ज़्यादा होता है बट एक्चुअली इट इज़ स्टील। स्टील हमेशा ज़्यादा इलास्टिक, पेपर में क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क में, शो दैट स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, हम प्रूव करेंगे आगे। प्रेशर स्केलर है, याद रखना नो डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, टेंसर। एक क्वांटिटी होती है आपके पास स्केलर 1 वैल्यू, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर, कितनी वैल्यू होती है वेक्टर की 3, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। टेंसर की पता कितनी वैल्यू होती है 9, कितनी वैल्यूज की टेंसर दिया 9। किस तरह होता है मैं लिख के दिखाना, बोर्ड वाल कैमरा करो बेटे। अगर मैं प्रेशर द एक्स कंपोनेंट, प्रेशर द वाई, सॉरी स्ट्रेस द देखने, स्ट्रेस द एक्स कंपोनेंट, स्ट्रेस द वाई कंपोनेंट, स्ट्रेस द जेड, एंड लिखना पता किद्दां होंदा इदां, एस एक्स एक्स ओदा कोफिशिएंट आ गया AXX मतलब नंबर वैल्यू, ये उसकी डायरेक्शन कंपोनेंट, या इसको रहने दो इतना ही ठीक है। SXY SXZ, ऐसा की मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस जो स्ट्रेस लगना है उसकी कितनी डायरेक्शन में लग सकता है, प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस। ये कौन है प्योरली अलोंग, ये क्या है अलोंग XY। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये Y है और टॉप पे क्या है Z। सो तुसी अगर सिर्फ एक्स एक्सिस अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हो, इट डिपेंड अपॉन along x axis only, along xy, along xz। ऐसे ही y कंपोनेंट क्या आएगा, yx, yy, yz, फिर लास्ट zx, zy। ਇੱਥੇ कुछ नंबर लिख लो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू ਦੱਸਣਗੇ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। देखो मैंने ये जो नंबर्स लिखे हैं इनकी स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेस किस डायरेक्शन में ज़्यादा है। अगर मान लो A3 सबसे ज़्यादा है, इसका मीनिंग इस पूरे डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है ना, उसके ऊपर XZ कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए होना है एक ग्लास होंदा है ਕੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कोल्ड ड्रिंक सर्व करी दी ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ नहीं पाई दी, पता कोल्ड ड्रिंक वाले ग्लास चाह पाते कभी, जे पा देंगे तो की होएगा पता बेटे, तुम चाह पाओगे नीचों क्रैक आ जाएगा। ਇਹਦਾ मीनिंग तुम चाह पाती, टी का कॉन्टैक्ट सिर्फ बॉटम के नाल तो नहीं गा सी ना, बॉटम के ऊपर सारी साइड से भी कॉन्टैक्ट है ना, बट ब्रेकेज सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है। इसका मीनिंग गर्म में चाय डालने से उसकी शेप कोट क्या हुआ, डीफॉर्म किया गया, किसने किया टेम्परेचर ने, बट कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लगा, जहाँ पे वो ब्रेक हुआ है, मीन्स वो वाला कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा इस स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस की एक यूनीफॉर्म डायरेक्शन नहीं हैगी। स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट होंगे, 9 कंपोनेंट। एक ही होंगे टेंसर, एक टेंसर आपने पिछले चैप्टर में रोटेशनल में भी पढ़ा जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी 9 वैल्यू होती हैं। तो कल को पेपर में वैसे ही आ सकता है कि टेंसर के कितने कंपोनेंट होते हैं, 9 कंपोनेंट। वेक्टर के कितने होते हैं 3, स्केलर के कितने होते हैं। तो प्रेशर सिंगल वैल्यूड है, टेंसर क्या है 9 वैल्यूड, इन डिफरेंट डायरेक्शन इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलास्टिक लिमिट। बेटे पेन दिखाओ, अच्छा खराब कर दूँ, कोई बात तो नहीं इसकी, कोई गल नहीं ना, जरा खराब कर दे, यह ढक्कन होना चाहिए वह, ढक्कन चाहिए मैं। ए देखो पेन है, मैं ना ये उत्ते एक ही लगाई, मैं डीफॉर्मिंग फोर्स, मैंने फोर्स एक लिमिट तक लगाई, छोड़ा, क्या इसकी शेप में कोई परमानेंट चेंज आया, मैंने थोड़ी फोर्स और ज़्यादा लगाई, फिर छोड़ा, कोई चेंज आया,
फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो परमानेंटली की हो जाएगा किदा ए देखो पेन है ना गैप की होया हूँ एदा मीनिंग मेरी जी डीफॉर्मिंग फोर्स थी ना वो एक लिमिट तक ही एग्जिस्ट करती पई सी जिस लिमिट तक वो इलास्टिक सी मीन्स मैं अगर यहाँ तक करता यहाँ तक छोड़ता ये वापस आता बट अब मैंने क्या किया मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स को क्या किया बहुत ज़्यादा कर दिया उस सब्सटेंस की इलास्टिक लिमिट को क्या कर लिया क्रॉस कर लिया और जब हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा डीफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी में क्या डेवलप होता है परमानेंट स्ट्रेन क्या कहना है इसको और हमारी सारी कैलकुलेशन परमानेंट स्ट्रेन के बाद कोई कैलकुलेशन हम नहीं चेक करते सब बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है आपने इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल पढ़ोगे कब तक पढ़ोगे विद इन इलास्टिक लिमिट तो अपनी कॉपी पे इलास्टिक लिमिट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिखो चलती भी वीडियो हाँ कैमरा इधर कर दूँ मतलब मैं तो वीडियो मेरी तो वीडियो आई नहीं फिर जो इतना बोल गया चलो दोबारा देख लो ठीक है मैं कह रहा था कि पेन का कैप ये है ना मैंने तो थोड़ी फोर्स लगाई वापस आया और लगाई वापस आया बट मैं जब बहुत ज़्यादा लगाऊंगा परमानेंट चेंज इन शेप और एक बार अगर परमानेंट चेंज इन शेप आ गया बॉडी की इलास्टिक लिमिट को हम क्या कर चुके हैं क्रॉस तब हमारा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं काम करता बिहेवियर टोटली क्या रहता है पेन के कैप का अनप्रेडिक्टेबल इसके बाद ये ज़्यादा स्ट्रेच करे कम करे जो मर्जी हो अनप्रेडिक्टेबल ठीक है हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्मूला तब तक यूज़ करेंगे इस चैप्टर में व्हेन एवर आर डीफॉर्मिंग फोर्स इज लेस देन इलास्टिक लिमिट अगर मेरी डीफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा चली गई तो बिहेवियर सॉलिड का क्या हो जाना है अनप्रेडिक्टेबल नो फॉर्मूला विल मैच ठीक है सो इट इज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम कितना स्ट्रेस लग सकता है बॉडी में which on removing deforming force makes the body to recover completely its original shape जैसा एग्जांपल सी गई पेन द कैप शेप है ये ना मैं थोड़ी फोर्स लगाई छटता वापस आ गया मैंने इतनी लगाई फिर छोड़ा फिर वापस आ गया और लगाऊंगा फिर वापस बट अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगा परमानेंटली की हो जाना है डिस्टॉर्ट हो जाना है बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप तो उस लिमिट को जब क्रॉस कर लेंगे क्या बोलेंगे उसको इलास्टिक लिमिट तो बद गए हैं ठीक है So beyond which its deforming force is increased, the body loses its property of elasticity. ठीक है चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी है बट इलास्टिसिटी कदों खत्म होती है आफ्टर इलास्टिक लिमिट कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिक लिमिट ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इलास्टिक लिमिट को काउंट करने के लिए आप क्या मेजर करोगे पढ़ो बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है ये रिस्टोरिंग फोर्स है स्ट्रेस है कि स्ट्रेन है स्ट्रेस लिख लो इलास्टिक लिमिट क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस क्या चाहिए तुम्हें हैं किस अभी 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 तो क्लास लग रही है अच्छा देखो क्या कह रहे थे मैं मैक्सिमम स्ट्रेस है बियॉन्ड विच द डीफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगी डीफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड विच परमानेंटली डिस्टॉर्ट द शेप लिख लो मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड विच the deforming force permanently distort the body या shape तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए क्लास 11th में हमारे लिए सिर्फ स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट तक ही पढ़ना हमने बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं ठीक है सिंपल से फॉर्मूले हैं परमानेंट डिस्टॉर्ट एक ऐसी मैक्सिमम स्ट्रेस है किसी बियॉन्ड विच द डीफॉर्मिंग फोर्स डिस्टॉर्ट द बॉडी डिस्टॉर्ट द शेप परमानेंट जो मर्जी लिख दो बॉडी को डिस्टॉर्ट हो जाना शेप कर देना ठीक है हेडिंग डालो आगे हुक्स लॉ अपनी कॉपी में लिख लेना न्यूमेरिकल लिख देना हुक्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम बड़े सारे ठीक है हम मेरे को बताएंगे आप कि पेन के कैप में आप देखना बड़े आराम से मैंने थोड़ा सा खींचा है थोड़ा सा छोड़ा ये धीरे से वापस आया रबर बैंड ना करके देख लेना रबर बैंड थोड़ा स्ट्रेच करो लूज करो वो हौली हौली वापस आएगा थोड़ा ज़्यादा कितना स्ट्रेच थोड़ी स्पीड बढ़ गई और अगर यहाँ करके छोड़े सीधा आगे हाथ में बजता है ऐदा ही होंगे ना ऐदा मीनिंग क्यों होया रिस्टोरिंग फोर्स कब ज़्यादा थी जब थोड़ा सा फोर्स लगाया था डीफॉर्म किया था तब ज़्यादा थी रिस्टोरिंग फोर्स कि जब ज़्यादा डीफॉर्म कर दिया था ज़्यादा इसका मीनिंग जितना ज़्यादा डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो स्ट्रेस बढ़ जाता है कि कम हो जाता है स्ट्रेस बढ़ता है कि कम होता है बढ़ता है आपने शेप थोड़ी सी चेंज की है स्ट्रेन कम है कि ज़्यादा थोड़ी सी चेंज की है स्ट्रेन क्या है कम है ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया स्ट्रेन क्या हो गया ज़्यादा तो जब तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहेगा
इलास्टिक लिमिट कंजर्वड रहनी है, एनू आप कहेंगे हुक्स लॉ। की कहना इनू? सो हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर यू आर इन द योर डिवाइस और योर ऑब्जेक्ट इज इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई बताएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेस की पावर भी कितनी है 1, स्ट्रेन की पावर भी कितनी है, एक एक्स अगर एक कौन है वाई, विच कर एक कौन आ गया कांस्टेंट, ई की है थे कांस्टेंट। बेटे क्या हुआ, पापा आ गए आपके? और सिर पे ओ रुक जा, हिलना हिलना, रुक जा हिलना नहीं, चलो चला गया। हाँ जी देखो, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू ई टाइम स्ट्रेन। ई क्या होता है लिखो कॉपी पे, ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पढ़ा था हमने डायमेंशनल एनालिसिस में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई चीज़ ज़्यादा इलास्टिक है कम इलास्टिक है कैसे पता चलेगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हर सॉलिड का अपना अपना मॉड्यूलस होंगे, फिक्सड होंगे, चेंज नहीं करता। ठीक है। अच्छा मेरे को बताना आपने स्टील नू बड़ी ज़्यादा फोर्स लगाई, या ये रॉड देख लो फैन की, ये भी अगर एक्सटेंड हुआ भी होगा, कितना एक्सटेंड हुआ होगा? हार्डली 3 या 4 मिलीमीटर। तो इसमें स्ट्रेन बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है? बहुत कम है ना। बट इसके ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स लग रही है वो तो बहुत ज़्यादा है। मोटर घट तो घट 1.5-2 किलो की होएगी, इन्ने सारा भी लटकी हुई है और रॉड को खिंचना चाहती है, बट रॉड खिंचती पई है। रॉड के विच स्ट्रेस ज़्यादा डिवेलप होया होएगा कि घट डिवेलप होया होएगा? ज़्यादा। बट क्वेश्चन देखो सामने, स्ट्रेन बड़ा कम है। स्ट्रेन क्या है? रॉड के फैन के केस में कितना सारा 3 या 4 मिलीमीटर, वो भी नहीं शायद होना। स्ट्रेन बहुत घट है बट स्ट्रेस बहुत, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? मैथमेटिकली बताओ कि आपने, कैमरा करो इधर, मेरे पास यहाँ पे 500 है और ये वैल्यू मेरे पास कोई ई है और ये मेरे पास सिर्फ 0.05 है। 0.05 से 500 कैसे जा सकते हैं? वे आउट बताओ। स्ट्रेन बहुत घट है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, 5000 ही कर लो, बहुत ज़्यादा। रॉड शेप चेंज नहीं कर रही, मीन स्ट्रेस तो की है बहुत हाई, शेप चेंज करने के लिए स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह पॉसिबल है कि स्ट्रेस इन्ना ज़्यादा आ जाए, स्ट्रेन इन्नी जिन्नी होवे तो ई की कहते मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ जस्ट ए नंबर। कोई बताएगा ये ई की वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकालेंगे ई? कितना आएगा ई? ई बहुत ज़्यादा है कि बहुत घट है? एज स्टील इसके जी बनाई ना एलॉय बनाया हुआ है, और मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी असी की कितना होया है? इंटेंशनली बहुत हाई करता। ये कोई मेटल नहीं है, ये कौन है? एलॉय है। एलॉय का बेनिफिट क्या होता है? एलॉय को एक तो रस्टिंग नहीं होती, कोरोजन नहीं होता, ईजिली टूटता नहीं है। क्यों टूटता? उसका मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी क्या किया होता है? बहुत हाई। स्पेसशिप्स हैगी हैं, सैटेलाइट्स हैगी हैं, और बाहर चली गई वैक्यूम जो की होंगे इंप्लोड, दब जाएंगियाँ, ਉਹ एक्सप्लोड कर जाएंगे। सॉरी, अगर असी एक सबमरीन पानी के डीप सी च पाता, उत्थे उन्हें की हो जाना इंप्लोड। बट हो रही है इंप्लोड इतना ही एक्सप्लोड, कारण की है? उन्होंने मटीरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की है बहुत हाई। तो जोड़े इंजीनियरिंग करनगे ना, इनू कर तो कैमरे उधर, जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है उन्होंने मटीरियल के बारे पढ़ना है। एक आगे फिजिक्स का पार्ट भी होता है मटीरियल फिजिक्स। मटीरियल फिजिक्स में यही पढ़ते हो। अब आपके फ़ोन के गार्ड होते हैं, स्क्रीन गार्ड आंदा ना, वो ग्लास का बनया हुआ, तो स्क्रीन गार्ड जितना कॉस्टली होएगा ना, स्क्रीन के टुटन के चांसेस उन्हें घट जाएंगे, क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ की है बहुत ज़्यादा, उनके मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है? बहुत हाई। तो ये याद रखना कि स्टील के केस में बड़ा कम स्ट्रेन होता है बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? उसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है? हाई। तो जिस चीज़ का मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हाई होगा उसकी शेप चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो रबर का मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हाई है कि लो है? बहुत लो है, शेप ईजिली चेंज हो जाएगी, टूट भी जाएगा। ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें ब्रिटल हैं, जल्दी टुट जाती हैं, उन्होंने मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की होंगे लो। तुहानू पता है कि प्योर आयरन का अगर ग्लास बना लाँगे ना, प्योर आयरन का, और मैं यहाँ से थ्रो करूँगा, यहाँ से ड्रॉप कर दूँ, नीचे जाएगा, टुट जाएगा। कारण प्योर आयरन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है बहुत लो है। इस करके असीं उहदा की बना दिंदे आ? एलॉय। तो तुसीं स्टील के ग्लास नूं अपने टैरेस तो नीचे सुट दो, नीचे डिगेगा, वो उत्ते की पेगा? एक डेंट पेगा बस, या स्क्रैचेस आएंगे,
टुटेगा नहीं। क्यों टूट रहा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी हाई। एक बार कोई चीज़ टूट गई, उसकी शेप बदल गई, परमानेंट डिस्टॉर्ट हो गई, तब ये मॉडुलस का कोई रोल प्ले नहीं रह जाता। ये मॉडुलस कब तक वैलिड है? जब तक स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल। अपनी कॉपी पे लिखो, लिखो, यहाँ तक लिख लिया हुआ है, डेफिनेशन लिख ली थी हुक्स लॉ की, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन लिख दिया था, ई भी आ गया। ई को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किन्ने तरह के मॉडुलस होंगे पहले उन्होंने पढ़ांगे उन्हें। मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला उसका? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख लो। मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो, फॉर एमसीक्यू एंड असर्शन रीजंस, एंड नोट सारा वो बस्तेगा जी, फॉर एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन। पहला पॉइंट क्या है पढ़ो, द वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? ई की। ई की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर पे। स्टील का ई ज़्यादा होगा कि आयरन का? स्टील का, ठीक है। एंड द मैनर इन विच बॉडी डीफॉर्म्ड। मैनर का मतलब क्या आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेस से खींच रहे हुए हो, दबा रहे हो, उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, उसका एरिया चेंज कर रहे हो कि शेप चेंज कर रहे हो। अगर शेप चेंज करोगे तो शेयरिंग मॉडुलस पढ़ोगे, अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो तो यंग्स मॉडुलस आगे पढ़ेंगे, अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो बल्क मॉडुलस। तो 3 तरह के मॉडुलस पढ़ने हमने। वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी इन 3 वेज। लेंथ चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, या शेप चेंज करेंगे। सेकेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड किस पे करता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो पे, उनकी इंडिविजुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो अपनी कॉपी पे, जो असर्शन रीजन आने हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट है स्ट्रेस से स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। और ये कब तक वैल्यू सेम रहती है इसकी? कौन सी लिमिट में? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। एनू देख लें, बोर्ड से भी करके दिखाना था। एनू कैमरा करो, ये ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करो। यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे कौन है? स्ट्रेस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, इस तो बाद एनी इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे इसका स्लोप, यहाँ पे एंगल थीटा आया। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टैन थीटा, हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था। स्लोप कैसे निकालते हैं? वर्टिकल क्वांटिटी जो कि कौन है? स्ट्रेस, और नीचे कौन आएगा? स्ट्रेन। अब आप देखो, चाहे आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, चाहे इधर पहुंच जाओ, दोनों पॉइंट्स लोकेशन पे बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम है कि डिफरेंट है? पहले आप यहाँ पे थे, स्ट्रेन कम था, स्ट्रेस भी कम है, फिर यहाँ पहुँचे, स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो गया, बट दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या है? और स्लोप किसके इक्वल है इस केस में? मॉडुलस ऑफ। तो क्या ई डिपेंड किया स्ट्रेस और स्ट्रेन पे? ई दी वैल्यू की है, देखो जो तक असी इलास्टिक लिमिट दे विच हैगे हां उस तक स्लोप की आ रही है, सेम है ना। मीन्स इलास्टिक लिमिट के अंडर वर्क करोगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई नेवर चेंजेस। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट ओनली डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे वी इक्वल टू आई आर पढ़ा था आपने, कौन सा लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर? 10th में किया। ओम्स लॉ पढ़ा था ना आपने, वी और आई में स्लोप कांस्टेंट रहता है ना, रेजिस्टेंस क्या रहती है? कांस्टेंट। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी की रहेगी कांस्टेंट, बट कਦੋਂ तक रहेगी? विद इन इलास्टिक, उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है इसका, इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। जब तक इसकी यूनिक वैल्यू है तब तक हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कैमरा इधर कर दो, बोर्ड पर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलो, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। बॉडी ए चौक है, ए छोटी चौक है, बड़ी चौक हो जाए, दोनों का मॉडुलस की रहना सेम, ठीक है। द वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अब आप देखो कि आयरन नू मोल्ड करना, बेंड करना, आयरन की रॉड नू, ठंडी रॉड नू ईजिली बेंड करेंगे, गर्म करके बेंड कर लांगे। गर्म करके वो ईजिली शेप चेंज कर जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई? कम हो गई। सो इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ताइयों जो गोल्ड स्मिथ होंगे देखे ना, सोने की जी
कोई भी डिज़ाइन बनाना होंगे की करते पहले गोल्ड ਨੂੰ गर्म करते फिर शेप चेंज करते हैं। ठंडे गोल्ड की शेप चेंज होएगी जल्दी नहीं होएगी। कारण की है इलास्टिसिटी ऑफ ए सॉलिड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द, लिख लो अपनी कॉपी पे, इलास्टिसिटी ऑफ ए सॉलिड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। स्ट्रेस का प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज सेम डायमेंशन ऑफ दैट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। जो प्रेशर का या स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही यदा होता। ठीक है, कर ले नोट, देख लिया। अच्छा अब टाइप्स आ जाओ। पहला कौन सा टाइप है पढ़ो, यंग्स मॉडुलस। ये कब काम आता है, व्हेन यू आर चेंजिंग लेंथ। रॉड के केस में, इस केस में क्या हो रहा है, इसको स्ट्रेच करें कंप्रेस करें वॉल्यूम चेंज होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होता है। रीकास्टिंग करते हो वॉल्यूम सेम रहेगा ना, लेंथ चेंज। तो इस केस में हम क्या पढ़ेंगे, अगर रॉड की स्ट्रेंथ पढ़नी हो इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस। स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा आ गया, ऐस करके शेप चेंज होनी बहुत कम चांसेस है कि इसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना। बताओ भी इस केस में रॉड को जब आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, स्ट्रेस कौन सा लगाओगे, नॉर्मल के टेंजेंशियल, नॉर्मल लगेगा ना। और चेंज क्या होगी, लेंथ के वॉल्यूम। लेंथ में कौन सा स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखो। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या चीज़ है, ओरिजिनल लेंथ है, फाइनल लेंथ है कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। एल कौन है, ओरिजिनल लेंथ। ये डायग्राम देखो बनी हुई है। पहले रॉड की लेंथ ये थी, स्ट्रेच किया कहाँ तक पहुँच गए, ये एक्स्ट्रा लेंथ आ गई। ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स कहाँ पे इस केस में, डाउनवर्ड के अपवर्ड, डीफॉर्मिंग इस केस में डाउनवर्ड, और रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड। और एरिया देखो ये फ्लैट एरिया है ना, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया और पैरेलल टू दिस एरिया। परपेंडिकुलर होगी ना, इसीलिए इसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये कौन सा वाला है इस केस में, टेंसाइल वाला के कॉम्प्रेसिव वाला। कंप्रेस कर दे दबाने हैं, साइज छोटा करते हैं। अच्छा साइज छोटा हो रहा है क्या बढ़ रहा है, लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो लिखो लिख लिया डेफिनेशन, फॉर्मूला लिख लिया, यहां तक आ गए। एक लाइन पढ़ो नीचे क्या लिखी हुई है, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर है तो इसका मीनिंग उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील और कॉपर। स्टील और आयरन में कौन ज़्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील। ठीक है, एलॉय बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। ठीक है, एयरप्लेन जिस एलॉय से बनते हैं ड्यूरेलिमिन, वो भी हाईली इलास्टिक है, उसकी शेप चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, हो गया क्लियर। एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। और ये सारी कैलकुलेशन कब तक वैलिड है, जब तक कौन सा लॉ वेरीफाइड हो रहा है, हुक्स लॉ। और कौन सी लिमिट तक काम कर रहे हैं हम, इलास्टिक। जैसे हम इलास्टिक लिमिट से आगे गए ये सारी कैलकुलेशन वेस्ट है, कोई एप्लीकेबल नहीं है। जिस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, वी इक्वल टू यू प्लस 80 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये कब अप्लाई होती हैं, जब बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होती है और जब वो वेरिएबल हो जाती है। तो तीनों इक्वेशन नहीं लगती, फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन। कर ले नोट। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कंडीशंस। देखो अगर आपकी वायर की लेंथ L है और कितनी टेंशन लगाई आपने, T1। टेंशन कब लगती है वायर में बताओ, हूँ तार दे विच टेंशन कदों लगेगी, जो की करांगे, खिंचांगे। हले कोई टेंशन नहीं है ना, बट जो मैं खिंचिया की लगी, अगर मैं अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जावांगा तो टेंशन की होएगी, बढ़ती जाएगी ना।
और टेंशन के ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ हो सकता लेंथ ਦੇ ਵਿੱਚ भी चेंज आ जाए, पॉसिबल है। तो कहा क्या हुआ है कि अगर ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी L1 थी, तब L थी, टेंशन कितनी लगाई T1, तो नई लेंथ कितनी हो गई L1, फिर टेंशन कितनी लगाई T2, नई लेंथ कितनी हो गई L2। तो इस केस में अगर एक्चुअल लेंथ निकालनी हो तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये वाला है। तो पेपर में क्वेश्चन आता होता है ये कि आपके पास एक स्टील की वायर है, आपने उसके बाद 20 न्यूटन टेंशन लगाई, लेंथ नोट की 25 सेंटीमीटर, आपने टेंशन 30 न्यूटन कर दी, लेंथ होगी 28 सेंटीमीटर। कहते फाइंड द ओरिजिनल लेंथ, की फाइंड करना है, तब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला L1 T2 माइनस L2 T1। और हमारे पेपर में अराउंड 26 मार्क्स के MCQ आने हैं, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन आते हैं, लिख लो जल्दी, ठीक है। 18 मार्क्स से तो सिंपल MCQ, 8 मार्क्स से 2 केस स्टडीज हैं, वो भी MCQ बेस्ड हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में 1 वर्ड्स आने हैं ना, फिजिक्स में MCQ आएंगे। एंड लिखो, लिख लिया फॉर्मूला। अच्छा, यंग्स मॉडल्स याद रखना, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता, उनकी रेशियो पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यंग मॉडल डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, ये पढ़ लिया हमने, छोटी तार हो बड़ी तार हो, यंग्स मॉडल्स की रहना है सेम, लिख लिया पॉइंट। ये सारे असर्शन रीजन एंड MCQ के लिए क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, चलो डिस्कस कर लें 2 मिनट। तुसी देखिए होया कि पुरानी बिल्डिंग ते विंडो पेन्स होंगे ना, लगे हुए ना विंडो पेन ये वाले, इनको लगे हार्डली मेरे को 10-12 साल हुए होंगे। कई पुरानी बिल्डिंग विंडो पेन देखो ना, उपरों के पतले होंगे, थैले के मोटे हो जाते, जो विंडो पेन लगे होंगे ना ग्लास से, उपरों के पतले, नीचे जाके मोटे और ट्रांसल्यूसेंट से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो अपना वेट के अंडर ही नीचे आ गया, वेट कहाँ आ गया नीचे। ऐसे ही कोई रॉड आपने सीलिंग से हैंड की हुई है, काफ़ी सालों तो बाद रॉड की लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, कोई लोड नहीं लगाया नीचे, बट रॉड की लेंथ अपने आप बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इलॉन्गेशन इन द वायर बाय इट्स ओन वेट, अपने वेट के अंदर ही बॉडी की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है, इसका फॉर्मूला हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है, कर दो इन्हें।